क्लास 12th। आप सभी लोग फिर से एक बार स्वागत है हम लोग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th में कह सकते हैं कि पहले डेरिवेशन की शुरुआत करने वाले हैं। मतलब अभी तक क्या था कि हम लोग सूत्र मिलता था करते जाते थे, अब हम लोग धीमे धीमे सूत्र बनाना भी आज से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सूत्र जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे एक तार का। एक तार है, बट इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि बिंदु आवेश का ही यूज करेंगे। आप लोग का जो इसके पहले लेक्चर था, पहले का पहला मतलब इसके एक लेक्चर पहले जो आया है उसके एक लेक्चर पहले की बात करें तो उसमें हम लोग बिंदु आवेश के बारे में बात करे थे। ध्यान दीजिए कि बिंदु आवेश के ही बारे में हम लोग कोई भी चीज का डेरिवेशन करेंगे वो बिंदु आवेश मान के करेंगे। ठीक है, इसका जो जस्ट पहले का लेक्चर था उसमें हम आप लोग को पढ़ाया गया है सतत आवेशों का वितरण, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां पे क्या है, अब हम लोग जो रेखीय आवेश का वितरण था उसका यहां पे यूज पड़ेगा। जो रेखीय आवेश का वितरण नहीं पढ़ा है तो जस्ट नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसका नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिए। लास्ट का अगर आप लोग को विद्युत फ्लक्स और बाकी चीजें विद्युत रेखाओं के बारे में पता है तो आप एकदम लास्ट में आइएगा, उसको देख के फिर इस लेक्चर को देखिएगा। और नहीं आप इसमें भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए कि उसको देख लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। अब यहां पे है क्या, पहले ये समझते हैं। एक तार दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है हमको नहीं पता, हो सकता है वो पतला है लेकिन अनंत लंबा भी हो सकता है। हम उसके एक मध्य बिंदु लेते हैं O और इससे इसका जो मध्य बिंदु है O उससे x दूरी पे एक बिंदु है N जिस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इस पूरे के कारण देखिए एक छोटा सा आवेश था तो हम सीधे उसको निकाल लेते थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक तार लिया गया। तार को जब हमने आवेश दिया तो वो आवेश पूरे के पूरे क्या लिखा है, देखिए यहां लिखा है ना, एक समान आवेशित लंबा पतला तार। मतलब हमने क्यू आवेश दिया लेकिन वो जो क्यू आवेश है इसमें पूरा का पूरे तार में बराबरी से बट गया। तो बराबरी से बट गया मतलब यहां पे रेखीय आवेश वितरण की बात की जा रही है। मान लीजिए इस तार की लंबाई थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं L। इस तार की लंबाई हमने मान ली L मान लिए और आवेश कितना था Q। तो रेखीय आवेश वितरण के अनुसार लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा Q बराबर लैम्डा L। बोले यही होगा, ये पिछली बार रेखीय आवेश वितरण जब पढ़ाया गया था तो इसको आपको बताया गया था। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन कि हमको इस पूरे के पूरे तार के कारण इस बिंदु N पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। काफी चीजें अभी मानेंगे, अभी तो शुरुआत ही नहीं करें। ठीक है, शुरू करें। यदि इस तार के हम के मध्य बिंदु से L दूरी ऊपर कोई भाग dl ले तो अब देखिए है क्या दिक्कत, ये समझिए। यहां पे अगर बिंदु आवेश होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहां बहुत ढेर सारे आवेश हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको जो सूत्र आता है विद्युत क्षेत्र का वो तो dl के माध्यम वो तो बिंदु आवेश के लिए आता है।
तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस पूरे के पूरे तार को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे। कैसे खंडों में? छोटे छोटे डीएल खंडों में, ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे छोटे डीएल खंडों में विभाजित कर लेंगे। और जब डीएल खंडों में हम विभाजित कर लेंगे, अब जैसे ये डीएल खंड जो लिए, ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे है? एल बिंदु पे है। तो जब हम इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे तो प्रत्येक के कारण हम क्या निकाल लेंगे? विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और फिर उसको हम समाकलन कर देंगे। समाकलन आप समझते ही हैं कि सबको एक बार में समाकलित कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और हम तब जाके हमारा इस तार के कारण कुल इस बिंदु पे कितना विद्युत क्षेत्र आएगा ज्ञात हो जाएगा। उसके लिए हमको यहां पे एक समीकरण बनाना होगा जिसको हम समाकलित कर सकें। बोलिए, बात आई समझ में? हमने यहां पे एक छोटा सा खंड लिया। अब आप भी जानते हैं जो भी परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा प्लस होता है, और यहां पे भी जो हमने आवेश दिया वो प्लस दिया, तो ये इसके ऊपर कैसा बल लगाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा, कुछ बाहर की ओर। बोलिए, बात आई समझ में? अब इसी तरह प्रत्येक खंड को अगर हम निकाल के समाकलित कर लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। बोलिए, इतना चीज क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डीएल खंड के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये जो डीएल खंड है इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? डीई बराबर के डी क्यू अपॉन, अब इसको हम क्या मान लें? ये जो दूरी है इसको हम आर मान लें, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, बिंदु आवेश के कारण यही तो हमारा विद्युत क्षेत्र होता था। कोई दिक्कत? इतना चीज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए, डी क्यू का मान हमको नहीं पता, डी क्यू क्या है? तो डी क्यू नहीं पता है तो आप भी जानते हैं रेखीय आवेश वितरण लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। क्या होता है लैम्डा या रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? फिर से एक बार समझ लीजिए, जितना भी आवेश होगा बटे जो कुल लंबाई होगी वही हमारा लैम्डा होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा एल बराबर क्यू, और इसी को हम अवकलित कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। तो हम डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे? लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आ गया? डीई का मान आ गया। बोले, क्लियर है? हो गया? सफा कर दे इसको। अब देखिए, हमको करना क्या है? हमको डीई का मान तो मिल गया है, हमको डीई का मान मिल गया है। क्या मिल गया है? कि लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हमको तो अभी इतना बस कर रहे हैं। देखिए, अब हम एक काम करेंगे। मध्य बिंदु हमने क्यों लिया? दिमाग से समझिए। मध्य बिंदु इसलिए लिया कि अगर इसी जितना बड़ा खंड डीएल है उसी तरह का एल दूरी पे एक वही खंड ले, और ये भी इस बिंदु पे क्या करेगा? बल लगाएगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ई एक्स। इसको हम बोलते हैं ई या ई ही बोलते हैं क्योंकि सेम है, ठीक है। अब जब हम इसको इसके घटकों को तोड़ते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या मान लें? अल्फा मान लें, तो ये भी बेटा अल्फा हो जाएगा। जब घटकों को हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ई है, ये भी ई है, तो ये हो जाएगा ई कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा ई, इस घटक को देखेंगे तो ई साइन अल्फा।
ये ई साइन अल्फा। देखिए इसको घटक क्या था, जो बल था। अब आप भी देख रहे हैं कि ये और ये, इन दोनों की दिशा अलग है। थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। ये इसके कारण जो, इस घटक के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रही वो कुछ ऐसी है, और इसके कारण जो हो रही है वो कुछ ऐसी है। दो के दोनों की क्या दिशा सेम है? दिशा नहीं सेम है। तो हमको कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा कि एक ही जगह सब आ जाए, जिससे हम लोग सीधे सीधे इसको समाकलित कर सकें, क्योंकि अभी समाकलन भी करना है। और अगर हम यहाँ पे वेक्टर वाला नियम लगाएंगे, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 कॉस अल्फा या थीटा जो भी है, तो हम लोग का काम थोड़ा गड़बड़ होगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना किया भैया कि हमने इसके घटक तोड़ लिए, ई के घटक तोड़े। तो ई का जब घटक तोड़े तो क्या आया, ई कॉस अल्फा, इसका ई कॉस अल्फा और इसका ई साइन अल्फा, इसका ई कॉस अल्फा और इसका ई साइन अल्फा। बोलो क्लियर है? आगे नोट करिए। समस्मिति के कारण ई वाई घटक एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब देखिए फिर वही चीज, जितना बल ऊपर है उतना ही बल नीचे है, जितना बल इधर है उतना ही बल इधर है। तो जब समान बल लग रहे हैं तो ये दो के दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मतलब ई वाई वाला जो घटक है, इसको हम ई वाई बोल सकते हैं क्योंकि ये वाई अक्ष में है। तो ई वाई वाला घटक क्या हो जाएगा, ई वाई वाला घटक खत्म हो जाएगा, तथा केवल ई एक्स घटक बचेगा। और कितना है ई एक्स घटक, 2e cos थीटा। तो केवल कौन सा घटक बचा, ई वाई कैंसिल हो गया, केवल बचा ई एक्स, कितना, 2e cos थीटा। अब 2e cos थीटा को हम रखें बोले क्लियर है? हमको क्या है, ई मिल गया, हमको ई ही तो मिला। देखिए अभी हम ई की वैल्यू नहीं रखे, अभी हमने क्या किया, ई का जो कुल मान बच रहा है या कुल तुल्यांक आ रहा है, कुल आ रहा है, हमने उसको ले लिया। अब यही ई में ऊपर जो हमने ई का मान निकाला है उसको यहां रख देंगे, इसको डी ई कर लीजिए। टू नियतांक है, बाहर आ गया। डीई क्या मान है, के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर कॉस थीटा। बोले क्लियर है? जो जो चीजें नियतांक हैं वो सब की सभी नियतांक के बाहर कर दीजिए, अनुक्रमानुपाती नियतांक वाले चीजें बाहर कर दीजिए। डी एल आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये चीजें हम क्यों नहीं बाहर लें, ये समझिए। घटक चेंज हो सकता है, एल चेंज होगा तो एल चेंज होने के कारण डीएल भी चेंज होगा। बोलिए बात समझ में आई? एल से ही तो डीएल बना है, तो एल के कारण जब एल चेंज होगा तो डीएल भी चेंज होगा, इसलिए ये एक कांस्टेंट या एक नियतांक नहीं है। आर का मान, जैसे यहाँ घटक है तो आर यहाँ पे आया, यहाँ होगा तो आर का मान ऐसे आएगा, तो आर का मान बढ़ता घटता रहेगा, इस कारण से आर भी बाहर नहीं आ पाया। बोलो क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम थीटा ही कर लेते हैं, अल्फा हटा देते हैं, हर जगह थीटा ही हमने लिखा है तो थीटा ही कर देते हैं। चलिए थीटा 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 अल्फा आ गया। हमको तो लगता है अल्फा हटाए होते, अल्फा करे तो जल्दी हो जाता, चलो कोई नहीं। तो बोलो बात क्लियर है? हर यहाँ पे क्या आ गया,
DLR स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए हमको समाकलन, जो मैथ्स वाले हैं वो तो जानते हैं कि समाकलन कैसे किया जाता है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है कि एक चीज समझिए बेटा कि यहाँ पे करना तो समाकलन है, लेकिन तीन अलग अलग हमको चीजें मिल रही हैं, तीन अलग अलग, मतलब L अलग चीज है, R अलग है, थीटा अलग है। तो हमको करना है कि हमको किसी भी तरह से इन सब को चेंज करके केवल एक चीज की एक कोई मान रखना है जिसको हम समाकलित कर सकें। कोई एक मान रखना है, बाकी चीज को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कॉस थीटा, बोले क्लियर है? तो अब हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं आर का मान चेंज करने की। किसको? आर को। अब देखिए इसको थोड़ा सा त्रिभुज लेके समझेंगे। हमने इस त्रिभुज को लिया, ये आर है, ये एक्स है और ये थीटा है। अब त्रिकोणामिति का यूज है। त्रिकोणामिति में कौन सा ऐसा मान होता है जिसमें आधार और कर्ण आते हैं? तो ये तो बहुत आसान सी चीज है, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण आता है। बोलिए आ गया? देखिए कॉस थीटा को बदलना है तो हम कॉस थीटा को भी बदलने का सोच रहे हैं। फिर क्या करें? आर का मान भी हम देखिए, इसकी मदद से हमको क्या है, कई चीजें हो जाएगी। इसकी मदद से हम आर का मान पहले बदलने को सोचते हैं, क्योंकि थीटा रहन देते हैं, थीटा का तो अभी काम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, समाकलन में हमारे काम आ जाएगा। तो थीटा का मान रहन देते हैं, हम आर को चेंज करने की सोचते हैं। तो आर को अगर हम चेंज करने की सोचते हैं तो आर इधर लाएं, एक्स कॉस थीटा हो गया। कॉस को ऊपर लेते हैं तो एक्स सेक थीटा। तो आर का मान तो हमारा एक्स सेक थीटा आ गया, क्योंकि इसमें देखिए फायदा क्या होगा, अब हम थीटा को ही अंदर रखने की कोशिश करते हैं, बाकी जो चीज बच रही है उसको हटाते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि x जो है नियतांक है। देखिए मध्य बिंदु से जो ये बिंदु है वो तो कभी चेंज नहीं होगी ना, ये बिंदु तो हमेशा ही रहेगी, बाकी चीजें ऊपर नीचे होंगी। तो x हमारा काम की चीज है। तो चलो r का तो हमारा टेंशन सॉल्व हो गया, बचा dl। तो अब dl के संग हम क्या करें, तो dl के संग हमको l के थ्रू लेते हैं। तो फिर से हमने वही त्रिभुज लिया, वही त्रिभुज ले फिर से बना देते। चलिए l x लेंगे, क्योंकि बेटा आप भी जानते हैं x का वैल्यू चेंज नहीं होना, तो x लेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या करें भाई, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है tan थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्लियर है? इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, या रहन देते हैं, इसको इधर ही कर देते हैं। चलिए L। अब देखिए L है, दिक्कत ये है बेटा कि हमको, दिक्कत हमारे संग ये है कि हमको L को नहीं लिखना है, DL का मान चेंज करना है। तो DL का मान हमको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको DA के अनुरूप अवकलित कर देंगे या अवकलन कर देंगे, अवकलन। तो अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dl अपॉन डी अल्फा, और इसमें डी थीटा कर देते हैं, अल्फा बार बार आ जा रहा है, डी थीटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा। भाई अब देखिए इसको तो हम नहीं बता पाएंगे, इसको आप लोग समाकलन अवकलन देखना पड़ेगा। इसको रट लीजिएगा थोड़ा, बस ये कर सकते हैं, डी tan थीटा अपॉन डी थीटा जो होगा वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2k लैम्डा, dl का मान दिया क्या आ गया, dl का मान देखिए यहां से ले चल सकते हैं, इसको भी इधर लेते हैं, तो क्या माना जाएगा,
डी एल बराबर एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एल का मान क्या आ गया, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आर का मान क्या आ गया, आर का मान एक्स सेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे कॉस थीटा था तो कॉस थीटा तो रहेगा ही, कॉस थीटा को कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए अब क्या है, लगभग इसको एक बार फिर से लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको सफा कर दें। जल्दी जल्दी उतारते चलते हैं, जल्दी जल्दी सोचते चलिए। इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे 2k लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसको एक काम कर देंगे, स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं। बोलो क्लियर है। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दें, स्क्वायर से एक्स कैंसिल कर दें। बोलो क्लियर है। क्या बचा, 2k लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा, थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं, और यहां पे x। अब आप भी जानते हैं x, अभी हमने आपको बताया कि x की जो वैल्यू है चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस बिंदु n पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है जो कि ये है, इसकी दूरी मध्य बिंदु से x ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। और चेंज नहीं होगी इस कारण से भैया, इस कारण से ये नियतांक है, और नियतांक का मान जब भी कोई समाकलन के अंदर आता है उसको हम बाहर लेते आते हैं। अब देखिए यहां जो समाकलन यहां पे जो समाकलन होना है उसका मान निश्चित हो गया है। यहां से थीटा का मान कहां से कहां है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, मतलब जो थीटा का मान है वो कहां से कहां जाएगा, थीटा का मान जाएगा 0 से लेके 90 तक। तो ये निश्चित समाकलन है या डेफिनेट समाकलन, दो तरह का होता है। तो ये डेफिनेट या निश्चित समाकलन है जिसमें हमारे पास उसका मान है। बोले क्लियर है। आगे चला जाए, अब क्या होगा बताइए। अब हम करेंगे क्या, नोट हो गया, चलें आगे, सफा कर दें इसको। अब जब हम cos थीटा का समाकलन करेंगे, किसका, cos थीटा का समाकलन करेंगे तो आएगा sin थीटा। और sin थीटा आया, कहां से कहां तक थीटा का मान, 90 से 0। डेफिनेट है तो डेफिनेट को हम कुछ इस तरह भी लिखते हैं, साइन 90 साइन 0। सफा कर दें इसको भी। साइन 90 का जो मान होता है भैया, साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 0 का मान होता है, साइन 0 का मान होता है 0, 1 माइनस 0, जो कि हो गया 2k लैम्डा अपॉन x। और इसको हम कायदे से लिखें तो k का मान भी लिख दें,
तो ई का मान कितना आ गया, जो कुल ई आ गया वो हमारा आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स। किसके लिए? एक पतले लंबे समान आवेशित तार के लिए। इसी के संग हमारा ये डेरिवेशन क्या हो गया, खत्म। अभी देखिए इसमें क्या है कि इसी को हम एक और विधि से करेंगे, थोड़ा आगे चल के हम लोग इसी को गॉसियन विधि से करेंगे। और गॉसियन विधि से जब हम लोग करेंगे तो गॉसियन विधि से वो चीज़ जो होगी, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत आसानी से हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसीलिए हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग पढ़ लेंगे तभी हम लोग गॉसियन विधि को भी पढ़ सकते हैं। और गॉसियन विधि से जो हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत करें हैं, इतना टाइम टेक हुआ है, उससे हम बहुत आसानी से उस चीज को लगा सकेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए क्या हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इजी था, थोड़ा समझते हैं। हमने एक अनंत लंबे तार को लिया, उससे x उसके मध्य बिंदु से या कहीं से भी, आप वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के डेरिवेशन सीधे सीधे मतलब आपको न्यूमेरिकल सीधे दिए जाएंगे, इस तरह के आपको करना पड़ेगा। तो या इसके मध्य बिंदु से, फिलहाल तो यहाँ पे मध्य बिंदु माने हैं, तो मध्य बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु है, उस पर इस तार के कारण लगने वाले कुल विद्युत बल को या विद्युत क्षेत्र को हमको ज्ञात करना है। अब आप भी जानते हैं, आपको कई बार बताया गया है कि हम लोग के पास जो सूत्र है अभी तक केवल और केवल वो बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है या बिंदु आवेश पे लगा सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने दिमाग लगाया, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बिंदु आवेश के रूप में हमने बदल दिया। ये dl बटा ना, इसीलिए इसकी दूरी x है, l लंबाई दूरी पर एक हमने छोटा सा खंड लिया जिसको हमने बोला dl। अब dl लिया हमने, dl का हमने मान रख दिया रेखीय आवेश वितरण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने समस्मिति, देखिए समस्मिति का यूज हमने इसलिए किया कि समस्मिति के कारण यहाँ पे ये जो EY वाला खंड है वो कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको जिस तरह ऊपर लिया उसी तरह नीचे क्यों लिया, क्योंकि इसके कारण जो ऊपर EY वाला खंड है E sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम एक लेते तो हमको पहले E sin थीटा निकालना पड़ता, फिर E cos थीटा निकालना पड़ता, फिर उसके बाद वेक्टर वाला करना पड़ता। ऐसे ही झमेला कम नहीं है और बड़ा झमेला हो जाता है। इस कारण से हमने इसको समस्मिति से कैंसिल कर दिया। बचा क्या, 2E cos थीटा, जिसको हम सॉल्व करते हुए इस आंसर को हमने पाया है। और अभी देखिएगा यही चीज जब हम गॉसियन विधि से भी करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। उसमें 5 से 6 लाइन में आ जाएगा, इसमें एक लंबा सा डेरिवेशन, काफी कुछ समझना पड़ा। इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। तब भी कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारा नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। होप सो कि आपको जो भी मैंने बोला है वो चीज समझ में आ गया होगा। इसके आप लोग ने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। अब बस यहीं पे बात को खत्म करेंगे। थैंक यू।